कंफू मूवीज तो हमने बहुत देखी हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसी मूवी होगी जिसमें इतना ज्यादा मजा आया होगा। अपनी मार्शल आर्ट, स्पेशल इफेक्ट और अपनी स्लैपस्टिक ब्लैक कॉमेडी के जानदार कॉम्बिनेशन की वजह से कंफू हसल मूवी एक कल्ट क्लासिक है। और आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी को सेलिब्रेट करेंगे, इस मूवी के बिहाइंड द सीन 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम फैक्ट्स को जानकर, जिसकी रिक्वेस्ट हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे स्पॉइलर के लिए पहले ही वार्न कर दे रहा हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जैसे कि स्टीफन चाओ ने इतनी बेहतरीन कंफू आखिर कहां से सीखी, लैंडलेडी को आखिर कहां से और कैसे कास्ट किया गया था, जानेंगे इस मूवी के बुद्धिस्ट पाम मार्शल आर्ट के बारे में। इसके अलावा इसके क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में तो जानेंगे ही, साथ जानेंगे कि कब आ रही है इसकी आने वाली सीक्वल मूवी। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टीफन चाओ स्टारिंग और डायरेक्टेड कंफू हसल मूवी की शुरुआत 2002 में हुई थी, जब स्टीफन चाओ की 2001 की शाओलिन सॉकर मूवी दुनिया भर में सुपर डुपर हिट रही थी। तब कोलंबिया पिक्चर्स ने स्टीफन चाओ को एक मार्शल आर्ट मूवी में कोलैबोरेट करने के लिए अप्रोच किया था। वहीं पर दूसरी ओर स्टीफन चाओ बचपन से ही एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते थे और बचपन में उन्होंने बहुत सारी मार्शल आर्ट मूवीज देखी थी, जिसके कारण जब उन्हें एक बार फिर से मार्शल आर्ट के साथ कॉमेडी को मिक्स करने का मौका मिला तो उन्होंने इसे मिस नहीं किया। स्टीफन चाओ का चाइनीज सिनेमा के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, जहां पर वो स्पेसिफिकली अपनी कॉमेडी रोल्स के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। वहीं पर उन्होंने कई बार अपनी मार्शल आर्ट के टैलेंट को भी शोकेस किया है और उन्हें बेसिकली मार्शल आर्ट का इंस्पिरेशन ब्रूस ली की द बिग बॉस मूवी देखने के बाद आया था, जहां पर उन्होंने कुछ समय तक कंग-फू की छोटी सी क्लास तो ली थी, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक न होने के कारण वो उस क्लास को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, जिसके कारण उन्होंने मार्शल आर्ट को इमिटेट करना शुरू कर दिया और अपने आइडियल ब्रूस ली की मूवीज और उनकी सीन्स को देख कर उनके मूव्स को कॉपी करने लगे। इस मूवी का सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था लैंडलेडी के पिगस्टाई एली को क्रिएट करना, जिसे बनाने और पुराने जमाने के हिसाब से सजाने में 4 महीने तक का वक्त लगा था, जहां पर प्रोडक्शन को इसे डिजाइन करने के लिए चाइना के अलग अलग जगहों से एंटीक फर्नीचर्स को लाना पड़ा था। वैसे इस लोकेशन को स्टीफन चाओ ने अपने बचपन की याद में बनवाया था, जहां पर उनका भी बचपन ऐसे ही सराउंडिंग में बीता था। साथ ही साथ इसे 1973 की मूवी द हाउस ऑफ 72 टेनेट्स पर भी मॉडल किया गया है। कंग-फू हसल अपने फन के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन मार्शल आर्ट मूवी भी है, जहां पर इस मूवी का 2/3 हिस्सा बेसिकली फाइट सीक्वेंसेस ही हैं, जिसमें इस मूवी की मार्शल आर्ट को इनिशियली सामू हंग ने कोरियोग्राफ किया था, लेकिन फिल्मिंग के सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बाद ही उनकी तबीयत आउटडोर कंडीशन की वजह से खराब हो गई, जिसके कारण उन्हें रिप्लेस किया युएन वू पिंग ने, जो चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट, फाइट कोरियोग्राफर और मूवी डायरेक्टर भी हैं। और इन्होंने ही जैकी चैन की स्नेक इन द ईगल शैडो और ड्रंकन मास्टर मूवीज के साथ साथ कई सारी सुपरहिट चाइनीज मूवीज दी हैं। इसके अलावा युएन वू पिंग ने ही मैट्रिक्स सीरीज में अपनी फाइट की कोरियोग्राफी दी थी। वैसे इस मूवी के अंदर बुद्धिस्ट पाम को यूज करने का इंस्पिरेशन उन्होंने ही दिया था। अब 2/3 तो फाइट सीक्वेंसेस थे, लेकिन 1/3 धमाकेदार कॉमेडी थी, जहां पर कई सारे डिफरेंट कार्टून्स और मूवीज का रेफरेंस भी हमें कई जगहों पर देखने को मिला। एग्जाम्पल के रूप में जब लैंडलेडी सिंह का पीछा करती है, वो बेसिकली लूनी ट्यून्स के फेमस कार्टून वाइली कयोटी और रोड रनर के एक चेस सीक्वेंस को इमिटेट किया गया है। वहीं पर इसका क्लाइमैक्स का फाइट सीक्वेंस मैट्रिक्स रिलोडेड के नियो और कई सारे एजेंट स्मिथ के बीच फाइट का रेफरेंस दिया गया है। वहीं पर लैंडलेडी एक्स गैंग के लीडर को जिस अंदाज से धमकाती है, वो बेसिकली ब्रूस ली के एंटर द ड्रैगन का एक रेफरेंस था। वहीं पर डोनट जब मरते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, वो बेसिकली 2002 के स्पाइडरमैन मूवी का रेफरेंस था। एंड ऑफ कोर्स आपको इस मूवी में और कौन कौन से रेफरेंसेस मिले थे, मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा। इस मूवी का सबसे जानदार मार्शल आर्ट स्टाइल, जिसे सिंह ने अपनी बचपन में किताब से पढ़कर सीखा था और जिसे इस मूवी के अंदर बुद्धिस्ट पाम स्टाइल कहा गया है, वो असल में फुट गा क्वेन है, जो एक सदर्न शाओलिन मार्शल आर्ट स्टाइल है, जिसे मार्शल आर्ट स्टाइल्स हंगा क्वेन और चोई गार को मिलाकर बनाया गया है, जिसके हिसाब से यहाँ पर अपोनेंट की फोर्स को लोअर किक्स और पाम पंचेस का इस्तेमाल करके उसी के खिलाफ किया जाता है।
इस मूवी के अंदर दिखाई हुई वो मासूम सी गूंगी लड़की तो आपको याद ही होगी, जो सिंह की इंसानियत को एक बार फिर से उसके अंदर बहुत हद तक जिंदा कर देती है। इसका रोल प्ले किया है ईवा हुआंग ने, जिन्हें हुआन शेंगाई भी बुलाया जाता है, और इस रोल के लिए उन्हें 8000 लड़कियों में से चुना गया था। इस मूवी से पहले वो एक चाइनीज टीवी एक्ट्रेस थी और ये उनकी पहली मूवी थी। वैसे इस मूवी के अंदर इस कैरेक्टर को म्यूट रखने का आइडिया ईवा हुआंग का ही था, जो बेसिकली इसके बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर से इसे स्टैंड आउट कैरेक्टर के रूप में दिखाना चाहती थी। वहीं पर अगर दूसरी ओर बात करें लैंड लेडी की, जिसकी चीख सुनने के बाद आप और कुछ सुनने के लायक ही नहीं बचेंगे, तो यहाँ पर युएन क्यू ने इस रोल के लिए स्पेसिफिकली ऑडिशन नहीं दिया था और यहाँ पर वो बस अपने दोस्त के साथ ऑडिशन में गई थी, जहाँ पर उन्हें किसी ने रियल लाइफ में बिल्कुल लैंड लेडी की तरह ही स्मोक करते हुए देख लिया और यहीं पे उन्हें लैंड लेडी का रोल ऑफर किया गया। ब्रूस लियंग, जो इस मूवी के अंदर हमें खतरनाक द बीस्ट के रूप में दिखे थे, स्टीफन चाओ उनकी 70s और 80s की मूवीज के बहुत बड़े फैन थे और उस जमाने में उन्हें ब्रूस ली और जैकी चैन के बाद चाइनीज सिनेमा के अंदर द थर्ड ड्रैगन बुलाया जाता था। लेकिन 80s के बाद उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आने के कारण उन्होंने फिल्म बिजनेस से ब्रेक ले लिया था, जिसके कारण उन्हें 15 साल बाद इस मूवी के लिए वापस लाया गया। इस मूवी के अंदर आपको वो असैसिन तो याद ही होंगे जिसने अपना तानपुरा बजाकर कंग फू मास्टर्स की पुंगी बजा दी। इस मूवी के अंदर पहले वो शार्क के साथ फाइट करते हुए भी दिखने वाले थे, जहां पर स्टीफन चाओ ने एक अंडर वाटर सीन भी प्लान किया था, लेकिन इस मूवी के स्पेशल इफेक्ट आर्टिस्ट ने इस काम के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए, जिसके कारण इस चीज को मूवी में इंक्लूड नहीं किया गया। इस मूवी के अंदर कई सारे कैरेक्टर्स को राइटर लुइस चा के कैरेक्टर्स के नामों के ऊपर रखा गया है, जहां पर साल 1955 से लेकर 1972 तक उन्होंने 15 वुक्शिया यानी मार्शल आर्टिस्ट हीरो की जर्नी की कहानी लिखी है। इंडिया के अंदर हमें कई बार हॉलीवुड मूवीज के डबिंग में कई बार झोल भी देखने को मिला है, जहां पर कई सारे जोक्स और रेफरेंसेस को डबिंग और सबटाइटल्स में पूरी तरह से चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पर यही सेम चीज इस बार इंग्लिश वर्जन के साथ हुआ, जहां पर इसके कई सारे जोक्स और रेफरेंसेस को डबिंग में ओरिजिनल ट्रांसलेशन के हिसाब से बदल दिया गया था और इस मूवी का ट्रांसलेटेड सबटाइटल पूरी तरह से अलग था। लेकिन वहीं पर इस मूवी की हिंदी डबिंग बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी और यहाँ पर कुछ जोक्स और रेफरेंसेस का इंडियनाइज्ड वर्जन काफी ज्यादा सटीक बैठा, जो कि हर बार बाहर की मूवीज के साथ होना इंडिया में बहुत ज्यादा रेयर है। आपने इसे मूवी के रूप में तो देख लिया, लेकिन आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इसे गेम्स के रूप में भी खेला होगा। जी हाँ, इस मूवी की ऑफिशियल गेम्स को भी लॉन्च किया गया था, जहां पर 2004 में सोनी पिक्चर्स ने इसकी एक जापान एक्सक्लूसिव फ्लैश गेम को रिलीज किया था, जो बेसिकली एक पॉइंट क्लिक बीट एम अप थी। लेकिन वहीं पर फाइनली 2007 में सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट ने इसकी टेकन 3 की आर्केड मोड स्टाइल 2D साइड स्क्रोलर फाइटिंग गेम को भी डेवलप करना शुरू किया था, जहां पर इसे 2009 के E3 में भी प्रेजेंट किया गया था। लेकिन इसके खराब फर्स्ट इंप्रेशन के चलते इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज नहीं किया गया और ये एशिया में सिर्फ और सिर्फ PC और PS3 में ही रिलीज किया गया। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के कुछ क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट के बारे में, जहां पर अगर सबसे पहले बात करें क्रिटिकली, तो इस मूवी को बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस हर जगह से मिला, जहां पर बहुतों ने इसके मार्शल आर्ट्स, स्पेशल इफेक्ट्स और स्लैपस्टिक ब्लैक कॉमेडी को बहुत ज्यादा सराहा। जहां पर अमेरिकन एक्टर और कॉमेडियन बिल मरी ने इस मूवी को ये तक क्लेम कर दिया कि ये मॉडर्न एज में कॉमेडी की एक सुप्रीम अचीवमेंट है। वहीं पर अगर अवार्ड्स की बात करें तो इस मूवी को नेटिव हांगकांग फिल्म अवार्ड्स के अंदर बेस्ट पिक्चर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट साउंड इफेक्ट, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अवार्ड दिया गया। वहीं पर बाफ्टा अवार्ड्स में इसे बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। वहीं पर अगर फाइनली बात करें मनी यानी फाइनेंशियल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, जहां पर इसे टोटल हांगकांग में $20 मिलियन की बजट पर बनाया गया था और इसने उस समय वर्ल्ड वाइड $102 मिलियन का कलेक्शन किया। तो चलिए आपके सबसे बड़े सवाल का जवाब देते हैं कि इस मूवी का सीक्वल आखिर अब तक आया क्यों नहीं। इस मूवी की सीक्वल की तैयारी इसके पहली मूवी के आने के बाद से ही हो रही है, जहां पर 2005 में स्टीफन चाओ ने इस बात को डिक्लेयर किया था कि वो इसके एक नई फीमेल लीड की तलाश में हैं। साथ ही साथ वो इसकी सीक्वल मूवी के अंदर कई सारे फॉरेन कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड करना चाहते थे, लेकिन अलग अलग प्रोजेक्ट्स के चक्कर में उन्होंने इस मूवी को बार बार डिले किया।
वहीं पर आगे जाकर 2013 तक उन्होंने इस बात को कंफर्म तो किया कि वो अब भी इसकी सीक्वल पर काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर वो CJ7 मूवी को डेवलप करने लगे जो 2014 में रिलीज हुई और वो इसके सीधे बाद द मरमेड और जर्नी टू द वेस्ट द डीमन स्ट्राइक्स बैक में काम करने लगे। लेकिन वहीं पर 2019 में अपनी नई मूवी द न्यू किंग ऑफ कॉमेडी की प्रमोशनल इवेंट के दौरान उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि हाँ वो अब भी इसकी सीक्वल पर काम कर रहे हैं और ये बेसिकली इस मूवी की एक स्पिरिचुअल सक्सेसर होगी जो मॉडर्न टाइम्स में सेट होगी। अब बस देखना होगा कि वो इस मूवी को ऑफिशियली कब तक अनाउंस करते हैं। सो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द कंग फू हसल मूवी फैक्ट्स। ये मूवी मेरी चाइनीज सिनेमा की सबसे फेवरेट मूवीज में से एक है और इसके सीक्वल का मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। चलिए उम्मीद करते हैं कि स्टीफन चाओ इसकी सीक्वल को जल्दी से जल्दी अनाउंस करें। बाय द वे, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। इनके अलावा आपको इस मूवी के बारे में और कौन कौन से फैक्ट्स मालूम है। इसके अलावा अगर आप हमारी आने वाली ऐसी औसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।